नहीं, कल की एक क्लास दो में जो सजेशन लास्ट क्लास हुई थी उसमें था नहीं सर। एक बार प्रश्न हाँ, प्रश्न बता दीजिए सर प्लीज, प्रश्न क्या था? प्रश्न तो फिर बाद में बताएंगे, अभी ना, अभी केवल थोड़ा सा सोल्यूशन देख लीजिए। अभी आप लोग डिस्कशन अपने में कर लीजिएगा, अभी उन्होंने बताया था, तो अभी प्रश्न की बात बाद में आएगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ाना भी है। तो बस हम केवल ये चाह रहे थे कि आप लोग उस चीज को पकड़ने की कोशिश करिए जो वो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या सोल्यूशन। जी सर। ठीक है, कि आप क्या सोल्यूशन, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें सही हो सकती हैं। तो आप देखिए, हर आदमी का दिमाग अलग अलग होता है। इन्होंने लिखा है और कुछ लोगों ने सुना, हो सकता है कि इसमें कुछ और बेटर जोड़े ना। जी सर। ठीक है, तो हमने केवल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग आप लोगों से ये सारी चीजें पूछी हैं कि आप लोग कितना चल पा रहे हो। अगर मान लो सपोज दैट कि कुछ ऐसा तार्किक, ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन मेंस में ही आता है जब आप सिविल सर्विसेज मेंस देंगे। ठीक है, तो कम से कम ये आइडिया रहे कि हमें क्या पूछ रहा है, क्या नहीं है, इसमें क्या लिखना है। हमको कभी भी आंसर जो है वो कभी भी मैं और तुम में नहीं लिखना है, हमेशा आंसर थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन का मतलब क्या कि हम एक लोकतंत्रात्मक देश से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब कि हम नहीं होंगे, हमारे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि हम सबको एक साथ लेके चलेंगे, और उसका सलूशन क्या है, क्योंकि सलूशन के लिए ही आपसे निबंध और इकोनॉमिक्स और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर पढ़ाया जाता है। कि वही सारी चीजें सरकार क्या करती है, उठाती है, उसी से वो अपने कुछ प्लान लेती है, किसने क्या आइडिया दिया है, यही सारी चीजें आइडिया जाके प्लान बनता है, योजनाएं इसी आधार पर बनती हैं कि अलग अलग लोगों ने क्या किया है, अलग अलग आइडिया दिया है, तो कौन सा इसमें बेटर आइडिया है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तब एक समिति का गठन होता है, तो वो समितियां क्या करती हैं, जो दुनिया भर के सारे प्लान हैं उसको निकालती हैं, तो उसमें देखती हैं कि इसमें लिमिटेशन क्या है, इसमें बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है। ये सारी चीजों को सिक्के के दोनों पहलू को तौल कर देखा जाता है कि इसमें सबसे बढ़िया आइडिया किसका है, और इसी के थ्रू अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो इसका रिजल्ट हमको बेटर मिलने की संभावना होती है। तो आप ऑब्जेक्टिव समझे है ना कि इस क्वेश्चन के पूछने का, कि आपको सिर्फ क्या देना है, सोल्यूशन। सोल्यूशन। प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है, आपको सिर्फ उसमें सोल्यूशन देना है। वो कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आपको सिर्फ उसमें से ढूंढना है, सिर्फ आपका उद्देश्य होना चाहिए कि उसका सोल्यूशन क्या है। यही बेटर आंसर लिखने का तरीका है। वैसे आपका आंसर बहुत अच्छा था, और इससे भी बेटर हो सकता है, क्योंकि लिमिट नहीं है बेस्ट करने की, तो ध्यान रखिएगा। जी सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ा जाए। सर इसमें सेल्फ प्रोडक्शन भी तो डाल सकते हैं ना, कि गवर्नमेंट सेल्फ प्रोडक्शन करने के उपाय निकाले, नई नई फैक्ट्रीज डाले, टेक्नोलॉजी, जैसे भारत में भी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो हाँ, गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि इंपोर्ट तो कर ही रही है, अभी 100% इंपोर्ट करना ही चाहिए, वरना क्या होगा, काला बाजारी स्टार्ट हो जाएगी। बट अगर हाँ, गवर्नमेंट इंपोर्ट करने के साथ साथ ये लक्ष्य निर्धारित करे कि हम 2022-23 तक एक फैक्ट्री बना के हम सेल्फ प्रोडक्शन करें। अगर हम सेल्फ प्रोडक्शन करेंगे तो कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, और यदि गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल रहा तो वो डेफिनेटली किसानों को और जो गरीब लोग हैं उनको क्या होगा, सस्ते में प्रोवाइड हो जाएगी, और जो काला बाजारी हो रही है और जो हमारा एक्सपोर्ट बाहर हो रहा है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। वो कैसे कंट्रोल में आएगा, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा मार्केट में आ जा रहा है, लेकिन अब गवर्नमेंट जितना चाहेगी उतना मार्केट में लाएगी, जितना चाहेगी उसको वो कंट्रोल करेगी। उसके बाद दूसरा ये चीज हो सकता है, एक स्पेशल लॉ इंट्रोड्यूस करवाया जाए सांसद ने, कि भाई अगर हम इतना, इससे मार्केट में ज्यादा हो रहा है या इस रेट से ज्यादा हो रहा है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी एक सजेशन डाल सकते हैं, मैंने वैसे सोचा था। नहीं नहीं, बिल्कुल, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इनका पॉइंट लेके अपने आंसर को और बेटर कर सकती हैं, और आप इनका जी पॉइंट लेके फ्यूचर फोरकास्टिंग जोड़कर आप उसका सोल्यूशन भी एक तरफ से दूसरी तरफ से निकाल सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोगों को जब डिस्कशन होगा तो आप लोगों को एक दूसरे से ही सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। तो जी सर। सबका आंसर वर्ड बेटर रहा जी। वर्ड लिमिट के उसमें किया है सर। हाँ, तो वर्ड देखिए, लिमिट देखिए वर्ड लिमिट तो अपने ऊपर है। ये आपने आप, बताया था ना, नहीं ठीक है, 10-60। कोई दिक्कत नहीं। आप कम शब्दों में सर बेटर लिखेंगे ना, यही तो सोल्यूशन निकालना है। जी। ठीक, अब मान लीजिए सर जैसे हम एक शब्द बोलते हैं, एक मिनट, जैसे हम एक शब्द बोलते हैं कि एक कहानी थी, उसमें लिखा था कि एक गांव में एक स्त्री रहती थी, एक गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका हस्बैंड एक्सपायर कर गया था। तो इतना बड़ा था, एक गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका हस्बैंड एक्सपायर कर गया था। तो एक व्यक्ति ने लिखा कि एक गांव में एक विधवा रहती थी, बस बात खत्म।
आपने वर्ड तो वही लिखा, लेकिन आपने 2 लाइन लिखा, हमने उसको लिख दिया कि एक गांव में एक विधवा रहती थी। बात तो वही, अगर उसको डिफाइन करेंगे तो हम मुद्दा वही आएगा। तो आपको सेलेक्टेड यही वर्ड कहना चाह छांटना है बस। तो कम शब्दों में अगर ज्यादा बात कहते हैं तो वो आपके लिए बेटर होगा, और अगला सुनेगा तो वो भी थोड़ा सा इंप्रेस होगा, क्योंकि नंबर हमको लेना है जबरदस्ती उससे। ऐसा लिखो कि उसको मजबूरन पढ़ना पड़े कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा। अभी एक आध दिन का डिस्कशन हम लोग रखेंगे, जब थोड़ा सा पढ़ लें उसके बाद हम लोग एक आध घंटा बैठेंगे कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है, क्या क्या करना है। जो फर्स्ट थर्ड पेपर आपका आता है इंडियन इकोनॉमी का, चाहे आप पीसीएस दीजिए चाहे यूपीएससी दीजिए, तो थर्ड पेपर में आपको अप्लाइड चीजें लिखनी है प्रैक्टिकली। तो वो चीजें मुद्दा है कि हाँ हर बजट से, हर चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन उठेंगे और कैसे कैसे लिखना है क्वेश्चन। अगर आप लोग ऑप्शनल पढ़ते होंगे तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, पहले उसका फॉर्मेट बनेगा। इंट्रोडक्शन में क्या है कि अब हम कह दें कि मैं कौन, तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि मैं कौन हूं, तो पहले तो मैं ये बताऊंगा ना कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं सौरभ पांडे हूं और मैं उत्तर प्रदेश के इस जिले से, इस गांव से बिलोंग करता हूं। बेसिक जानकारी तो हमें पहले देनी है। तो ध्यान रखिएगा, जब मेंस का आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको सीढ़ी सीढ़ी दर सीढ़ी पर छत पे जाना होता है, एक स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो पढ़ रहा हो, जो कॉपी जांच रहा, उसे मालूम हो कि हाँ बेसिक चीजें लिखने के बाद ये बंदा क्या है, आगे पहुंचा है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन का आंसर दें कि जैसे कहा गया कि भारत की समाज एवं संस्कृति किस प्रकार दूसरे अन्य समाजों एवं संस्कृतियों से भिन्न है। अन्य समाज का मतलब क्या हुआ, भारत की संस्कृति हिंदू धर्म से कोरिलेट करेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां धर्म की बात आ जाएगी, संस्कृति क्यों। अब देखिए दो चीजें इसमें, वर्ड छांट लीजिए, कीवर्ड क्या है, भारत की समाज एवं संस्कृति किस प्रकार दूसरे संस्कृतियों से भिन्न है। तो पहले हम भिन्नता पे नहीं आएंगे, वो तो चाहता है कि आप डायरेक्ट छत पे कूद जाओ, हम नंबर काट दें आपका। हम तुरंत क्या करते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं बीच में, इधर उनका इधर इनका, काम खत्म। ऐसा नहीं लिखना, पहले हमें कीवर्ड छांटना रहता है। कि आपको आइडिया बता दें हम कीवर्ड क्या होते हैं। समाज एवं संस्कृति, दो कीवर्ड हमको दिख रहे हैं। तो अगर चाहे आप मुस्लिम का समाज लीजिए, चाहे क्रिश्चियन का समाज लीजिए, चाहे हिंदू का समाज लीजिए, डिफिनीशन तीनों की एक है होगी। क्या कि एक व्यक्ति से एक व्यक्ति से धीरे धीरे कई व्यक्ति होते हैं, जिससे परिवार का निर्माण होता है, और कई परिवारों से मिलकर क्या है, एक समाज का निर्माण होता है। और उस समाज में रहने वाले लोगों के रहन सहन, बोल चाल, भाषा, खान पीन, तीज त्योहार, ये सारे दीज कंपोनेंट ऑफ द कल्चर, यानी कि ये क्या है, ये उस समाज की क्या है, संस्कृति होती है। तो समाज की हमने डिफिनीशन दी, संस्कृति की डिफिनीशन दे दी ना। समाज कैसे बनता है, और समाज में ही संस्कृति यानी कल्चर पाया जाता है, सोसाइटी में ही कल्चर होता है। कल्चर है क्या, कल्चर इज द कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी। छोटे छोटे पार्ट, जैसे आप लोगों के यहाँ क्या है, आप लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है, तो हम लोग नवरात्र रखते हैं, कोई रोजा रखता है, ये कल्चर ही तो है। हम रक्षाबंधन के दिन मिठाई खाते हैं, उनके त्योहार में क्यों नॉनवेज खाएंगे, किसी और के त्योहार में कुछ और खाया जाएगा। तो हम होली और दीपावली में नॉनवेज काहे नहीं, हमारे घर जब कोई त्योहार बनता है तो हमारे घर नॉनवेज नहीं बनेगा, हमारे यहाँ क्या है, मिठाई और अच्छे भोजन बने, यही तो है। और लेकिन उनके यहाँ वो कल्चर में नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर है वो। हमारा कल्चर में अगर होता कि हाँ नॉनवेज खाएंगे, तो हमारे घर वाले भी बनाते हैं, लेकिन अगर किसी दिन हम लोग गलती से क्या है, दीपावली होली के दिन अगर कहीं नॉनवेज बना दिए, तो फिर हम लोगों को क्या है, दिक्कत होती है। तो समस्या ये होती है कि हमारा कल्चर क्या, तो ये कल्चर ही, जो ये संस्कृति है, यही एक समाज दो दूसरे समाज को अलग करती है ना। तो बस कंपेयर कर दिए, तो हमने थोड़ा सा उसको दे दिया बैकअप कि हम सीढ़ी पाए, उसके बाद हमने डिफरेंस कर दिया कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, जबकि किसी अन्य धर्मों में नहीं है। हमारे यहाँ वैवाहिक संस्कार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 3 आश्रमों की संकल्पना की गई है भाई। 3 आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, 3 आश्रम सबसे मेन है। तो हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट गृहस्थ आश्रम है। क्यों है, क्योंकि सबसे बहुत महत्वपूर्ण इसलिए माना गया कि जब बच्चा पैदा होगा तभी तो ब्रह्मचर्य और संन्यास में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, तो गृहस्थ आश्रम की बात। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि किसी दिन हम लोग एक आध दिन एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे, तो मेंस वाले पोर्शन पे डिस्कशन करेंगे। तब तक थोड़ा सा बैकअप आप लोग इकोनॉमिक्स का बना लीजिए, क्वेश्चन बहुत जी अच्छे सर। अच्छे। ठीक है,
तो चलिए हम लोग आज थोड़ा सा उसी में आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हम आप लोगों को पढ़ाए थे? वित्त आयोग तक बात हो चुकी थी सर। अच्छा, टॉपिक्स इकोनॉमी वाला बताए थे कुछ, कुछ हाँ कुछ कुछ टॉपिक अलग। बताए थे आपने। एग्रीकल्चर, मोर टू लेस वाटर, माइक्रो इरिगेशन, अलिनो लालिना, हाँ ड्रॉट ये सारी टाइप्स। चीजें बस। जी चलिए ठीक है। अब इसमें आप लोग हेडी डालिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि का महत्व। इसको लिखवा दें ताकि कम से कम आप इस पे क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें आपको बैकअप देंगी, बेसिक चीजें इसमें हैं। सर टॉपिक क्या रहेगा? भारत में कृषि का महत्व, भारत में कृषि का महत्व। इसमें आप लोग लिखिएगा, अन्य क्षेत्रों की तुलना में, अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र का योगदान कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, comma, the contribution of agriculture, the contribution of agriculture, अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र का योगदान देश के आर्थिक विकास में सर्वाधिक है, देश के आर्थिक विकास में सर्वाधिक है। कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज हाईएस्ट in the economic development of the country, in the economic development of the country, सर इसको शुरुआत से बोल दो एक बार हिंदी में सर। अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र का योगदान देश के आर्थिक विकास में सर्वाधिक है। कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, द कंट्रीब्यूशन of agriculture sector, the contribution of agriculture sector is highest in the economic development of the country, of the country। हो गया? जी सर। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात। अब यहां देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि जब हमने आपको सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ाया था तो हमने कहा एंगेजमेंट ऑफ पीपुल, यानी लोगों के जुड़ाव, और आउटपुट के आधार पर तीन सेक्टर बांटा गया था मेनली, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब यहां मुद्दा ये आता है कि जब 3 सेक्टर बांटा गया तो सबसे ज्यादा लोग इंगेज कहां थे? प्राइमरी सेक्टर में। ठीक, अब अगर सबसे ज्यादा लोग इंगेज प्राइमरी सेक्टर में ही थे तो आउटपुट भी सबसे पहले ज्यादा वहीं से आता था। लेकिन स्थिति क्या आती है कि मुद्दा ये हुआ कि जब आफ्टर इंडिपेंडेंस लोगों का जुड़ाव उस सेक्टर से तो ज्यादा कम नहीं हुआ। मतलब जैसे अगर आउटपुट घट रहा है तो इसका मतलब कि इनपुट भी तो घटना चाहिए था। अगर मान लीजिए कि ढेर सारे लोग एक जगह लगे हैं तो 50 बोरा उत्पादन हो रहा था, मान लीजिए 50 लोग लगे हैं तो 50 बोरा उत्पादन हो रहा था। अब उत्पादन 30 बोरा हो गया तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है ना कि 30 उत्पादन हो गया, तो इसका मतलब कि जो लोग लेबर काम कर रहे थे उनकी संख्या में भी तो कमी आई होगी। लेकिन आउटपुट जिस रेशियो से घटा है प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में, उस रेशियो से वहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या में क्या है? कमी नहीं आई है। इसका मतलब कि लगभग वही 50 लोग थे जब 50% देते थे। आज क्या है? वही लगभग 50% हैं जो लोग 30% देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्थिति यह है कि लोग तो उतने ही हैं लेकिन आउटपुट क्या हो गया है? कम हो गया है। क्लियर? कम हो गया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि किंतु स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है।
किंतु स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस the contribution of agriculture sector sectors in national income has been reduced परंतु तुलनात्मक रूप से क्या लिखे हैं, किंतु राष्ट्र स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। हिंदी वाले लोग आगे बढ़ेंगे। परंतु तुलनात्मक रूप से बट कंपेरेटिवली agricultural sectors contribution is more than other sectors। परंतु तुलनात्मक रूप से अभी भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र का योगदान अधिक है। ध्यान रखिएगा, हम आपको जो ये वाला पोर्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन पढ़ा रहे हैं, ये आपका जो आप थर्ड पेपर लिखेंगे इंडियन इकोनॉमी का, उसके लिए आपके लिए चाहे जो भी क्वेश्चन आएंगे, आपको बेसिक पॉइंट में ये सारी चीजें, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और एग्रीकल्चर की बात आएगी तो ये आपके बेसिक पॉइंट है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में, हाँ बोलिए। लेकिन सर भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में सबसे बड़ा सेक्टर सर सेक्टर, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। मैं बोल रहा हूँ उसकी वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो तो सर सेवा क्षेत्र है, टर्सरी सेक्टर है। देखिए ध्यान रखिए कि हमने क्या कहा कि आर्थिक विकास में सर्वाधिक, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है, हमने लिखा, ठीक है, घटा है। परंतु अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो अभी भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र का योगदान अधिक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेवा क्षेत्र से अधिक है। मतलब क्या है, अन्य क्षेत्रों में जितना होना चाहिए उसके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर का हमारा उत्पादन अभी अधिक है। वो अलग की बात है कि सेवा क्षेत्र सबसे, वो वहां अलग क्वेश्चन हो जाएगा क्या कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में कौन करेगा, सर्विस सेक्टर करेगा। लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन के मोड पे बोल रहे हैं कि अगर कंपेयर करें तो इस समय की बात नहीं हो रही है, ये बैकअप से लेके चलेंगे। अभी वर्तमान में क्या चीजें हैं, अभी तो आज बजट पास हो गया, अब 1-2 दिन में रीड करके हम आपको सारी चीजें कंपेयर करके बताएंगे। तो यहाँ पर जो सेक्टर की बात आएगी कि किस सेक्टर से सबसे ज्यादा जीडीपी में ग्रोथ होती है, तो वो हो जाएगा क्या, टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र है सबसे ज्यादा देने वाला। लेकिन हम यहाँ पर आपको लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, परंतु तुलनात्मक रूप से अभी भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र का योगदान अधिक है। अब इसके आगे आप जोड़ेंगे क्या कि वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए, ठीक है, तो टर्सरी सेक्टर से और या तृतीयक क्षेत्र से राष्ट्रीय आय में वृद्धि के संकेत मिलने प्रारंभ हो गए हैं। ठीक है, तो ये बढ़ाना वर्तमान के क्वेश्चन कैसा पूछता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वर्तमान समय में आप क्या लिखेंगे। क्योंकि हो सकता है कि मे भी अब जैसे अगर सरकार एमएसपी लागू कर दे रही है और ये फॉलो अप हो गया तो सरकार सेकेंडरी सेक्टर को लाने में लगी पड़ी है कि हाँ सेकेंडरी सेक्टर किसी तरह से ग्रो करे। समझ में आ गया? सर क्लियर? हाँ, तो बस ध्यान रखिएगा, हम जो लिखवा रहे हैं उसको एकदम जाम मत करिए, इकोनॉमिक्स है वो बदलती रहेगी।
चलिए जरा लास्ट लाइन एक बार रिपीट कर दिए सर, वर्तमान पर वाली। वर्तमान परिदृश्य में सेवा क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक है। यानी प्रेजेंट सिनारियो जो है वो क्या है, सर्विस सेक्टर मोर कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम और जीडीपी। चलिए ठीक है, अब आप देखिए कृषि का महत्व है। अगर कृषि का महत्व है तो इसका मतलब क्या है कि भारत में कृषि के लिए जो व्यवस्था दी गई है वो क्या है। अब आप वहां पर नोट करके लिखिएगा, नोट नीचे लिखिए। ठीक है, हम जो लिखवा रहे हैं, आप लोग एक चीज और दिमाग में बिठा लीजिए, जितना आंकड़ा लिखवा रहे हैं, जैसे हम 48.2% एग्रीकल्चर लिखवाए थे, 48.9% की समथिंग लिखवाए थे ना, जितना भी आंकड़ा लिखवा रहे हैं, गलती से इसको जाम नहीं करेंगे आप लोग। जो वर्तमान में, जो प्रेजेंट में जो रिपोर्ट या इंडेक्स आएगी, उस हिसाब से इस डेटा में आप क्या करते जाएंगे, बदलाव करते जाएं। ठीक है, लिखेंगे भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 46% भाग, 46% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन द इंडिया, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 46% भाग शुद्ध उत्पादन के क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। शुद्ध उत्पादन के क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। 46% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया related to the area of pure production, related to the area of pure production। ठीक है, अब यहां पर देखिए दूसरा डेटा क्या कह रहा है, उसी में लिखिएगा, अंतर्गत आता है भारत में कुल खेती का क्षेत्रफल, भारत में कुल खेती का, भारत में कुल खेती के लिखेगा काना, भारत में कुल खेती के क्षेत्रफल के अंतर्गत आने वाली भूमि, आने वाली भूमि 65.6% है। द लैंड कमिंग अंडर द एरिया ऑफ टोटल फार्मिंग, द लैंड कमिंग अंडर द एरिया ऑफ टोटल फार्मिंग इन इंडिया इज 65.6%। उसका थोड़ा अर्थ समझ में नहीं आया कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 46% भाग, और जो आपने आगे बोली बढ़ वो। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, पहले सही कर लीजिए, उसके बाद तब बताइए, क्योंकि सुन नहीं पा रहे हैं सर। 65.6%। हाँ, देखिए क्या कह रहा है कि भारत में कुल खेती के अंतर्गत, यानी कि ओवरऑल जो खेती है, खेती करने वाला जो एरिया है वो लगभग कितना है, 65.6%, यानी 65.6% पे खेती क्या है, हो सकती है। लेकिन अब ये बताइए कि इस जमीन से उत्पादन हो सकता है, लेकिन इस जमीन से उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए। तो इसका मतलब कि हम जो प्योर उत्पादन कर रहे हैं, प्योर उत्पादन मात्र हमारी जो अवेलेबिलिटी है, नहरों का है, पानी का है, नलकूप का है, ये सारी व्यवस्था होने के कारण 46% पे ही हम लगभग शुद्ध खेती का काम कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास एरिया क्या है, 65.6% है। अब जो बच रहा है कि 46 तो 47, ठीक है, 46, 56 और 66। तो अब ये देखिए कितना परसेंट एरिया बच रहा है हमारा, 65 में अगर 46 देखा जाए तो लगभग 20% एरिया ऐसा है ना जहां खेती हो सकती है लेकिन हो नहीं रही। यस सर। तो क्यों नहीं हो रही है, इसका मतलब कि वहां पर हमारे पास संसाधन नहीं है। क्या राजस्थान में खेती नहीं हो सकती है? हो सकती है, लेकिन वहां पे क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहां पर हमें पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं मिल पा रहा है। अब ये बताइए बुंदेलखंड में केवल क्या है, बुंदेलखंड जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है उसमें केवल क्या है,
दाल और गेहूं का उत्पादन ज्यादातर होता है। धान नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वहां जमीन नहीं है? लेकिन पानी की कमी है ना। जी पठारी इलाका तो हम अगर देखें तो हमारा जो टोटल एरिया, लैंड एरिया है प्रोडक्शन के लिए, वो कितना है? लगभग 65% है। जी सर। लेकिन हम जो प्योर उत्पादन कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी जो हमारी जो अवेलेबिलिटी है पानी, खाद और सारी चीजों की, क्योंकि सारी जगह मौसम एक बराबर तो है नहीं। मान लीजिए कहीं पानी नहीं बरसा तो इसका मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश में देखा जाए अगर पानी नहीं बरसता है तो पानी की अवेलेबिलिटी है। बुंदेलखंड में अगर आप बोरिंग कराएंगे तो पानी ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए तो यानी कि हमारे पास टोटल लैंड प्रोडक्शन के लिए कितना है? 65.6%। अब खेती कितने पे हम कर पा रहे हैं? 46। तो क्लियर हो गया ना कि टोटल एरिया और प्योर प्रोडक्शन एरिया। जी आगे सर। आगे बढ़ा जाए। जी सर। ठीक है, जी लिखेगा भारत में कुल भूमि का 15%, भारत में कुल भूमि का 15% एरिड का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? ARID। मरुस्थल। मरुस्थल। हाँ, लिखेगा भारत में कुल भूमि का 15% मरुस्थल भूमि के अंतर्गत आता है। इन इंडिया 15% ऑफ द टोटल लैंड कम्स अंडर एरिड लैंड। इन इंडिया 15% ऑफ द टोटल लैंड कम्स अंडर एरिड लैंड। भारत में कुल भूमि का लगभग 15% मरुस्थल भूमि के अंतर्गत आता है, जिसका सर्वाधिक भाग under the arid land, the maximum area are located in, जिसका सर्वाधिक भाग कहां पाया जाएगा? आंसर दीजिए, दिमाग लगाइए। मरुस्थल का नाम आता है पहला नंबर पे राजस्थान। राजस्थान ठीक है, है, नर्दर्न गुजरात है। जिसका सर्वाधिक भाग पहला लिखे राजस्थान। The area are located in राजस्थान। जम्मू कश्मीर नहीं आएगा? आएगा, लद्दाख वाला रीजन। आएगा, नहीं आएगा सर, लद्दाख आएगा। जम्मू कश्मीर भी आएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो बड़े बड़े एरिया हैं, अब लद्दाख भी आएगा, अरुणाचल प्रदेश भी आएगा, लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर रहे हैं। हम जो टोटल 15% भूमि में सबसे ज्यादा मात्रा जहां है, अब हम सबको लिखवाने लगेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा, सोनभद्र वाला एरिया। ठीक है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एवं मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन सर लद्दाख तो अब अलग हो गया ना जम्मू कश्मीर से। अरे भाई, लद्दाख अलग हो गया है, वो अलग की बात है कि लद्दाख से मतलब नहीं, हम एरिया देख रहे हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप लद्दाख का ही नाम आएगा ना सर, जम्मू कश्मीर का नाम क्या? अरे यार क्या बोल रहे हैं? जम्मू कश्मीर का नाम कैसे लेंगे? का ही नाम आएगा सर, J&K का नाम नहीं आएगा सर। तो फिर ठीक है भाई, उसको कर लीजिए। कश्मीर में भी कुछ पोर्शन पाया जाएगा, हम ड्राई वाला मरुस्थल वाली भाग कर रहे हैं। जम्मू में भी कुछ स्थल पाया जाएगा, तो आपको जैसे लिखना है वो लिख लीजिए। हम इकट्ठा बता दिए हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों में ये एरिया पाया जाएगा। और उसके बाद तीसरा है मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, जिसका सर्वाधिक भाग राजस्थान, उसके बाद कश्मीर या जम्मू एवं मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अब इसका हमने देख लिया कि मतलब कि 65% में लगभग टोटल एरिया 15% ऐसा है जहां पर पानी की सुविधा नहीं है या मरुस्थल। तो मरुस्थल ध्यान रखिएगा, केवल गर्म नहीं होते हैं, ठंडा भी मरुस्थल होता है। ज्योग्राफी पढ़े होंगे, बताइए सबसे विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? गोबी। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है। जी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब लिखिएगा आप लोग सिंचाई के स्रोत।
सोर्स ऑफ इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन। लिखे देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। भारत में सिंचाई के विभिन्न स्रोत हैं। भारत में सिंचाई के विभिन्न स्रोत हैं। देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। सबसे ज्यादा भारत में सिंचाई किस चीज से होती है? नलकूपों से। नलकूप लिखेगा, नलकूप। हाँ नलकूप लिखेगा, जिसे कहते हैं ट्यूबवेल 45%, 45%। नहर कैनाल 26%। डगवेल जानते हैं? डगवेल, डगवेल जिसे रहट कहा जाता है, जो वो गोल गोल घूमता है, पानी निकलता है। डगवेल, रहट हिंदी लिखवाएं तब भी गड़बड़ा जाएंगे आप लोग। रहट डगवेल ही लिख लीजिए। डगवेल का मतलब क्या, देखिए एक पहिया लगी होती है, उसमें बड़े बड़े बाल्टी टाइप के लगे रहते हैं, आप कभी देखेंगे तो उसको बैलों से चलाया जाता था, तो मशीन, तो वो क्या है कि एक तो पोर्शन, रहट बोलते हैं ना। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं हिंदी, रहट समझ जा रहे हैं तो रहट लिख लीजिए। ठीक है, उसको स्थिति क्या इस तरह से ऐसे निकलता जाता है, इधर पानी गिरता जाता है, इधर से इस तरह से निकालता रहता है, तो उसे डगवेल या रहट बोलते हैं। रहट 18% उससे होता है। अन्य से 7%, अन्य अदर्स 7%। टंकी से सिंचाई भी होती है, ध्यान रखिएगा 4%। टैंक 4%। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो इतना ज्यादा सिंचाई का जो प्रावधान है, ये सारा जल कहां से आ रहा है? भूमि के अंदर से ही तो आ रहा है। ग्राउंड वाटर। वो गर्भीय जल। ठीक है, तो जो भूमि से जल आ रहा है, तो इसको हम जितना ज्यादा निकालेंगे, तो हम, आपको नहीं लगता है कि हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा निकालते हैं? जी। ठीक है, तो अब यहां पर स्थिति आती है कि मोर, अगर हम स्थिति करें कि मोर प्रोडक्शन लेस वाटर, तो स्थिति क्या है कि जो जमीन से हम जल निकाल रहे हैं, अगर हम इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना सीख जाएंगे और अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के हमारे पास संसाधन होंगे, तो आपको नहीं लगता कि हमारा जो जल है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, अगर नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसको बचाना जरूरी है ना। ठीक है, तो अगर इसको हम बचाएंगे तो हमारे लिए हम आगे तक जिंदा रहेंगे, तो यही स्थिति आती है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें नीचे लिखिएगा कि भूमिगत जल का प्रयोग सिंचाई के लिए लगभग 63% होता है। द यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 63% फॉर इरिगेशन। भूमिगत जल का प्रयोग सिंचाई के लिए लगभग 63% होता है, लगभग 63% होता है। The use of underground water is approximately 63% for irrigation. सर एक बार प्लीज हिंदी में रिपीट कीजिए ना, भूमिगत जल का माना। भूमिगत जल का प्रयोग सिंचाई के लिए लगभग 63% होता है, 63%। ठीक, अब यहाँ एक पॉइंट लिखिए, जी सर। पहले लिखिए प्रोड्यूस, अंग्रेजी लिखिए, हिंदी वाले लोग भी लिखिए, उत्पादन लिख लीजिए, चाहे प्रोड्यूस लिखिए, प्रोड्यूस मोर, उत्पादन अधिक, फ्रॉम लेस, मोर फ्रॉम लेस। तो मोर क्या करना है? प्रोडक्शन। और लेस क्या करना है? इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन लेस नहीं करना है यार, पानी की यूज ऑफ वाटर। कंजम्पशन कम करना कंजम्पशन। है। तो अब यहाँ पर देखिए कि केवल पानी, पहले दिन हम क्या बताए थे आपको
कि केवल पानी ही तो नहीं बचाना, हमको और कुछ बचाना है ना। लेस क्या, लेस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? पेस्टिसाइड वगैरह, खाद है या पेस्टिसाइड वगैरह है। हाँ तो यूरिया वो सब। हाँ ठीक है, जो लेस लिखे हैं उसके आगे ब्रैकेट में लिखिए वाटर, पानी, लेबर, और क्या आ सकता है? टाइम, हाँ, बिल्कुल टाइम लिख सकते हैं, टाइम लिखिए। और इलेक्ट्रिसिटी, यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ठीक है, एसेट्रा। तो समझ में आ गया ना कि मोर टू लेस, मोर करना है प्रोडक्शन और उस पे लगने वाले रिसोर्सेस को क्या करना है हमको, लेस करना है। क्लियर? लेस करना है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या है कि एक चीज देखते हैं कि अगर हम देखें तो एरिया अंडर कल्टीवेशन नहीं बढ़ रहा है, एरिया अंडर कल्टीवेशन नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आदमी बढ़ रहा है। क्या जमीन भी बढ़ रही है? नहीं, जमीन नहीं बढ़ रही है। आदमी का तो प्रोडक्शन होता रह रहा है क्योंकि नेचुरल है, ठीक है। आदमी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि जैसे जैसे आदमी बढ़ता जाएगा यानी एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ेगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आदमी अगर बढ़ रहा है, अब ध्यान दीजिएगा सारे लोग जितने हैं थोड़ा फ्रंट पे आ जाए एकदम लाइव पे, ठीक है। स्थिति क्या आ रही है कि अगर मान लीजिए कि अगर आदमी बढ़ेगा लेकिन जमीन तो बढ़ेगी नहीं, तो आपके पास उपाय क्या है? क्योंकि आदमी जैसे जैसे बढ़ेगा हमें अनाज की जरूरत तो पड़ेगी ना जीने के लिए। और अगर आप जैसे जैसे आदमी बढ़ता जाएगा वैसे जमीनों की मात्रा क्या होती जाएगी? भाई आप क्या कर रहे हैं, अपने पैसा आ गया, कल को आप डेवलपमेंट की स्थिति में आ रहे हैं, आप अलग से घर बनवा रहे हैं, तो खेत में ही तो बनवाएंगे, ठीक। तो जो आदमी ह्यूमन प्रोडक्शन है वो बढ़ जा रहा है, लेकिन जो उसके खाने के लिए आगे चलने के लिए एक ऐसी स्थिति आएगी कि 100% घर बन जाएंगे, तो कैसे जिंदा रहोगे? क्योंकि जमीन तो बचेगी नहीं। तो हमारे पास क्या उपाय क्या है? हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, नई हम लोग तकनीकी, एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ स्विच करेंगे सर। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यूज करके ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो। हाँ ठीक है, जमीन कम यूज हो के ज्यादा पैदावार हो। हाँ हाइड्रोपोनिक एरोपोनिक टेक्निक्स हाइड्रोपोनिक्स, क्या है? एरोपोनिक्स का नाम बताया, हाँ यूज कर सकते हैं। ठीक। अब ये देखिए कंस्ट्रेन का मतलब जानते हैं? संकरण वाला, ठीक है, संकरण। हाँ। और सॉल्यूशन उसका क्या है? ठीक है। तो यानी कि हम देखें एरिया अंडर कल्टीवेशन नहीं बढ़ रहा है, तो उपाय क्या है? जब एरिया अंडर कल्टीवेशन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन पर एरिया, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? पहला उपाय हमारे पास क्या है? एरिया अंडर इरिगेशन तो बढ़ा सकते हैं। जो जहां एरिया अंडर इरिगेशन का मतलब क्या कि जहां पर जो अभी खेती नहीं हो पा रही है 20%, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? वहां पे हम पानी की सुविधा देके 20% और उत्पादन बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते है? जी ठीक है। हाँ सर। दूसरा क्या है कि अगर देखें कि माइक्रो इरिगेशन कर सकते हैं। एरिया अंडर इरिगेशन में क्या क्या चीजें आएंगी? माइक्रो इरिगेशन का मतलब कि हम ट्यूबवेल से उतना पानी ना चला के जो पानी यहाँ बर्बाद हो रहा है उसको हम राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए सप्लाई कर दें, और हम यहाँ स्प्रिंकल वाटर माइक्रो इरिगेशन का प्रयोग करें। कि यानी क्या पूरा खेत नहीं भरना है, हम अगर जो पौधे को पानी देना है जितना उसको जरूरत है उतना दें, तो जो पानी बर्बाद हो रहा था उसको हम दूसरे एरिया में पहुंचा दें जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो वो 20% कवर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, माइक्रो इरिगेशन। तो यानी क्या कह रहा है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स वाला ऑप्शन आ रहा है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स। तो अब यहां पर स्थिति क्या आ रही है कि टेक्निकल लेबर तो इंक्रीज नहीं होंगे, पानी इंक्रीज नहीं होगा, तो हमको इसी में क्या करना पड़ेगा? फिर वही बात आई, विवेकपूर्ण दोहन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो इकोनॉमी यहां भी लग रही है। तो ध्यान रखिएगा कि एरिया अंडर कल्टीवेशन न बढ़ने के कारण हम इसका उपाय निकाल सकते हैं। क्या? एरिया अंडर इरिगेशन, लाइक एज माइक्रो इरिगेशन,
ठीक है, माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, पाइप इरिगेशन, ये छोटे छोटे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिसके द्वारा हम पानी को बिना वेस्ट किए क्या है अपने सारे पौधों को पानी पहुंचा सकते हैं। इस समय आप देख ही रहे हैं नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, तो लगा हुआ है तो उस पे अलग अलग घूमता रहता है, वो पानी का फुहारा फेंकता रहता है, तो जितना जिसको देना है उतना वो क्या होता है, पहुंच जाता है। तो हमारे पास ये सलूशन है कि नहीं है? जी सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो माइक्रो इरिगेशन है क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इस मुद्दे पे जो चर्चा होती है। आप लोग हेडिंग डालिए सूक्ष्म सिंचाई का प्रयोग, सूक्ष्म सिंचाई का प्रयोग यानी यूज ऑफ माइक्रो इरिगेशन। अब देखिए कि जो हमारे यहाँ पानी की कमी हो रही है उसके रीजन क्या क्या है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, थोड़ा सा बैक पे ही आते हैं, कि अगर देखा जाए कि एरिया अंडर कल्टीवेशन अगर नहीं बढ़ रहा है तो हम एरिया अंडर इरिगेशन कैसे बढ़ाएं। ठीक है, इसको आप लोग अगर हो सके तो कहीं ब्रैकेट में साइड में नोट कर लीजिएगा कि इफ एरिया अंडर कल्टीवेशन नॉट इंक्रीज, यानी एरिया अंडर कल्टीवेशन, यदि हिंदी वाले लोग लिखें, यदि उत्पादन भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है, यदि उत्पादन भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है तो एरिया अंडर इरिगेशन, अंग्रेजी में ही लिख लीजिए, हिंदी में बड़ा टफ पड़ जा रहा है। एरिया अंडर इरिगेशन किस प्रकार बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जा सकता है? एरिया अंडर इरिगेशन किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? मतलब क्वेश्चन वही है, क्या कह रहा है कि हमारे पास उत्पादन की जाने वाली भूमि में लगातार कमी आ रही है, तो हम उत्पादन को बढ़ाएं कैसे? तो आइडिया तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिंदा रहना है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है, तो पता चले कि जो घर के बाउंड्री में फूल लगाए हैं, कल को हम वहां पे भी गेहूं, मूली और चावल बोना शुरू कर देंगे, थोड़ा पैदा होगा तो यही स्थिति आ रही है। तो जो ये है एरिया अंडर इरिगेशन, इसमें किसका उपयोग करेंगे? जब आप लोग लिखे हैं सूक्ष्म सिंचाई का प्रयोग यानी माइक्रो इरिगेशन लिखे हैं, उसके आगे लिखिएगा ब्रैकेट में पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स। पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स यानी कम पानी और अधिक उत्पादन। अब पानी भी ले सकते हैं, इसमें लेबर कास्ट भी ले सकते हैं, पर ड्रॉप वाली बात आ रही है। चलिए अब इसमें लिखेंगे सूक्ष्म सिंचाई के प्रयोग में, उसमें लिखिए आगे, इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट, इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे टपक सिंचाई, टपक हिंदी वाले लोग लिख लें, उसके बाद तब लिखवाते हैं क्योंकि वर्ड थोड़े से अलग अलग है। टपक सिंचाई, वर्षा बंदूक, सूक्ष्म छिड़काव आदि के द्वारा सिंचाई का प्रबंध करना, सिंचाई का प्रबंध करना। इस विधि से सभी उर्वरकों को मिलाकर, सिंचाई का प्रबंध किया जाए तो बस यहीं रुक जाइएगा।
आप लोग लिखिएगा, इट तक लिखे होंगे, लिखिएगा टू अरेंज इरिगेशन थ्रू टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन, वर्षा बंदूक, रेन गन, सूक्ष्म छिड़काव यानी माइक्रो स्प्रिंकलर एसेट्रा। अब हिंदी वाले लोग देखें हमने क्या लिखा, सॉल्यूशन हमने निकाला क्या कि कहा गया कि अगर हम टपक सिंचाई, वर्षा बंदूक और सूक्ष्म छिड़काव करें तो पहला पॉइंट देखिएगा क्या आता है, लिखना नहीं है, समझिए। अगर हम टपक सिंचाई यानी जो बूंद बूंद टपकता है, ठीक है, उससे अगर हम करते हैं तो इसका मतलब कि हमने कहा पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स। पर ड्रॉप का मतलब केवल पानी ही नहीं, जितनी भी फैक्टर कॉस्ट लग रही है उसको हम क्या करें, मिनिमम करें। और जो उत्पादन की स्थिति, अब ये बताइए कि अगर एक खेत में 10 आदमी काम कर रहे हैं तो 10 बोरा पैदा हो रहा था। अगर उसमें से 8 आदमी निकाल दिया जाए और दो आदमी काम करें तो आपको लगता है कि क्या बोलते हैं, उत्पादन घट जाएगा? नहीं घटेगा, 10 बोरा ही पैदा होगा। तो इसका मतलब कि अगर उन 8 लोगों का यूटिलाइजेशन हम वहां कर दें जहां खेती नहीं हो रही है, क्योंकि 10 लोग तो अनायास लगे थे, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जितना होना है उतना ही होगा। अब अगर मान लीजिए 2 लोग यहाँ खेती कर रहे हैं और 8 लोगों को भेज दिया गया कि एक काम करो कि बगल वाले खेत पर खेती नहीं हो पा रही है तो उसमें फावड़ा लेके जाओ और 10 दिन में इस खेत को कोड़ के और पानी पहुंचाने की व्यवस्था बनाओ, तो क्या वो 8 लोगों का यूटिलाइजेशन बेटर हो गया कि नहीं हो गया? जहां खेती नहीं हो रही थी वहां भी 10 बोरा पैदा होना शुरू हो गया। तो हमने क्या बचाया, लेबर कास्ट बचाई, और उस लेबर कास्ट का यूटिलाइजेशन कहीं अच्छी जगह किया तो वो जो लेबर अब तक 10 बोरा पैदा कर रहे थे सारे लोग मिलके, अब 8 जाके वहां 10 बोरा पैदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि बगल वाले खेत से उत्पादन बढ़ गया, बस हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया। अब यहां पर देखिए क्या स्थिति आई, यानी हमारी लेबर कास्ट भी बच गई और उत्पादन बढ़ गया, 20 बोरा पैदा हो गया। दूसरी चीज क्या आई कि अगर इस सिंचाई का हम प्रयोग करते हैं ड्रिप या रेन गन, तो आपको मालूम है कि पेस्टिसाइड हम पीठ पे लेके और फल पे इस तरह से खेत में मारते हैं। क्या आपको लगता है कि क्या गेहूं की बाली पे, धान की बाली पे और टमाटर पे पेस्टिसाइड मारना जरूरी है? उसको कहाँ चाहिए, जड़ में चाहिए, जड़ में। ठीक। और जो पेस्टिसाइड मारेगा, यानी पानी तो चलाया, जो पेस्टिसाइड बाद में मारेगा वो भी तो लेबर होगा, उसकी भी तो कॉस्ट देनी पड़ेगी। जी सर। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, यानी कि लेबर जो काम कर रहा है उसको हटा के हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया, वहां से उत्पादन बढ़ाया। और जो लेबर यहाँ काम कर रहा था, पेस्टिसाइड या यूरिया डाल रहा था, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम पानी में ही पेस्टिसाइड मिला दें, यूरिया मिला दें, उर्वरक, आपने लिखा है ना कि इस विधि से सभी उर्वरकों को मिलाकर सिंचाई करने का प्रबंध किया जाए। अगर हम उस पानी में सारे उर्वरक और पेस्टिसाइड सारी चीजें मिला दें तो ये बताइए कि स्प्रिंकल वाटर के थ्रू हल्के हल्के बूंद में जितनी जरूरत है पौधे को उतना ही तो जाएगा। जी ठीक, सर। अगर हमको अब ये बताइए कि अगर उस उर्वरक और पेस्टिसाइड सारी चीजें मिली हैं तो हमारा 2 बार का लेबर चार्ज बच जाएगा, क्योंकि पीठ पे रख के उसको फिर छिड़कना नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज की मुद्दा ये चल रहा था कि जो हम पेस्टिसाइड टमाटर पे मार रहे हैं या फलों पे मार रहे हैं या उस पे मार रहे हैं, उसे जड़ में जरूरत है, क्योंकि वो अंदर से सारी प्रक्रिया करेगा। थोड़ी ना कि टमाटर पे मार दोगे तो टमाटर पीला लाल हो जाएगा, उसे जड़ से ही व्यवस्था मिलेगी। अब अगर हम टमाटर पे मार देते हैं तो हमारे लिए भी तो प्रॉब्लम है, ये हमारे लिए अशिक्षा वाली बात है। अशिक्षा वाली क्या बात है कि इंडोसल्फान का मुद्दा बीच में बहुत तेजी से चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो हम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स पे, इसी प्रोडक्ट को तो हम खाएंगे। अगर हम खाएंगे तो इसका मतलब कि उसमें कुछ पेस्टिसाइड एब्जॉर्ब हुआ होगा कि नहीं, टमाटर और फल में डायरेक्टली मारे हैं तो एब्जॉर्ब हुआ होगा, तो वो जाके हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करेगा कि नहीं करेगा? बायोमैग्निफिकेशन का काम करती है। ठीक है, तो क्या हम
ये बताइए कि जो काम हम कर रहे हैं, न तो हमारा पौधा सुरक्षित है, न तो उत्पादन कायदे का है, और क्या हम सुरक्षित हैं? अपने ही हाथ पे अपनी बीमारियों और अपनी मौत को दावत दे रहे हैं ना। ठीक है, तो इन सब का सलूशन क्या है? इन सब का सलूशन यही है कि स्थिति ये आती है कि अगर इन सारी चीजों को मिलाकर ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन और इन सारी चीजों को मिलाकर अगर हम देखें तो हमारी क्या क्या बचेगी? तो जो लिखे हैं तो उसके आगे बढ़िए। किया जाए तो ऊर्जा की बचत, ऊर्जा की बचत का मतलब जो पंपिंग सेट 8 घंटा चलता था वो क्या है? अब वो 4 लीटर डीजल की तरह 3 लीटर डीजल में चल जाएगा, 8 लीटर की डीजल की जगह। कम ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा की बचत, मजदूरी की बचत और पानी की बचत। पानी की बचत होगी, पानी की बचत होगी। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे दिस मेथड शुड बी अरेंज टू इरिगेट, दिस मेथड शुड बी अरेंज टू इरिगेट all fertilizers, comma, as a result less energy, less labor and more water will be saved. मोर वाटर विल बी सेव्ड। तो ये बताइए, अभी जब हम आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाएंगे 1-2 दिन के बाद, तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या आता है? इकोनॉमिक सर्वे में यही कहा जाता है कि पूरा साल भर का लेखा जोखा जो किए थे उसका क्या हमको रिजल्ट आ रहा है, और उस रिजल्ट को और बढ़ाने के लिए उसमें विशेषज्ञों के द्वारा क्या है, सजेशन दिया जाता है कि ये काम कर दिया जाए तो इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। यही तो होता है, ये काम कर दिया जाए, इसमें ये कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, ये कर दिया जाए तो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो सरकार क्या करती है, उन जो पहले चल रहा था उसमें उतना ग्रोथ नहीं हो पाया, तो जो नया वाला है कि हाँ हमने देखा प्रैक्टिकली कि हमने ये काम किया तो इसमें इतना ग्रोथ नहीं हो पाया, तो क्या इसमें और सुधार कर दिया जाए तो ग्रोथ हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर ये हुई कि इन सारी चीजों को अगर सुधार कर दिया जाए तो ये सजेशन दिया गया, और ये सजेशन पुराना वाला ही है, लेकिन इसी आधार पर, क्योंकि इसी बजट में कहा गया था कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। तो किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? जब फैक्टर कास्ट, लेबर कास्ट, मशीन चार्ज, वाटर सेविंग, ये सारी चीजें अगर कम हो जाएंगी और प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो किसान की आय तभी तो दुगनी होगी। ये भी तो एक पार्ट है। अब किसान पता चले कि 10,000 लगा रहा है यूरिया और तेल और मसाला में और पैदा हो रहा है 8,000 का, तो कहां से किसानों की आय दुगनी होगी? किसानों की आय दुगनी तभी होगी जब किसान क्या करेगा, उसको सारे संसाधन मिलेंगे, सारे रिसोर्सेस मिलेंगे, और उसका पानी का खर्च, डीजल का खर्च, लेबर चार्ज और यूरिया, ये सब क्या है, एक लिमिटेड वो यूज करेगा, तो उसे आइडिया बताना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये आइडिया बताने का जो काम होगा ये कौन करेगा? सरकार करेगी। और सरकार किसके थ्रू करेगी? योजनाओं के थ्रू करेगी, कि ये किसान कल्याण निधि योजना है, ये वो योजना है। तो अब ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो किसान ने क्या किया कि सरकार के द्वारा क्या है कि अब कुछ मुद्दा उठाया जाएगा। आपको लगता नहीं है कि अब सरकार को इस पे कुछ काम करने की जरूरत है? क्योंकि माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन और बिजली कैसे बचे, तो ये उपाय तो किसान कर नहीं पाएगा, क्योंकि किसान इतना समझदार तो है नहीं। किसान को इन सारे इक्विपमेंट से, क्योंकि वो तो पाइप वाले पानी में आदत पड़ी है कि जब तक इतनी मोटी धार नहीं निकलेगा तब तक उसको भी संतोष नहीं, और जब तक पैर घुस न जाएगा खेत में गेहूं के तब तक वो लगेगा नहीं कि सिंचाई हुई, बल्कि जरूरत नहीं है। तो सरकार को उसको अवेयर करने के लिए किसको बताना पड़ेगा? जो शिक्षित है। और शिक्षित कौन है? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट किसके थ्रू बताएगी? गवर्नमेंट बताएगी नई नई योजनाओं के थ्रू। गवर्नमेंट को देना पड़ेगा सब्सिडी कि भैया ये स्प्रिंकल वाला लो, ये रेन गन लो, ये यूरिया लो, ये पानी लो, इस तरह से यूज करो, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो यहां स्थिति आती है। तो अब ये मुद्दा उठा कि इसका क्या हुआ,
अब यहां पर बात ये आई कि अब क्या किया जाए। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, JLNSM, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंतर्गत, ये आप ध्यान रखिएगा, ये योजना है के अंतर्गत, अंग्रेजी वाले लोग भी लिख लेंगे, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, ठीक है। और ये शुरुआत होगी कहां से? गुजरात के डूंडी गांव, लिखिएगा, गुजरात के डूंडी, गुजरात के डूंडी गांव, डूंडी गांव। अब यहां पर क्या मुद्दा उठा कि यहां पर सरकार ने क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंतर्गत क्या किया गया? सोलर मिशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये लोग मोटर लगाएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे? हो गया। हाँ, तो सोलर पंप का यूज हुआ। तो अब ये इस पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसान तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि भाई पैसे की बात होगी। तो यहां पर सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, और सरकार के द्वारा जब सब्सिडी दी जाएगी तो इसका मतलब कि किसान खरीदना प्रारंभ कर देगा, और जब किसान खरीदना प्रारंभ कर देगा तो जब इसका यूज होना प्रारंभ हो जाएगा तो इसका मतलब कि अब ये बताइए कि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं, तो नहीं पानी बचा सकते तो हम बिजली बचाना शुरू करें, कहीं ना कहीं तो श्री गणेश होगा, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट आया इसमें कि इसके अंतर्गत, क्योंकि ये सारे मिशन उसी के अंतर्गत है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, तो पहली चीज आई कि आप लोग लिखिएगा, यहां के किसानों ने अपने ही खेत में सोलर पैनल लगाए। द फार्मर्स, बोलिए। अंतर्गत के बाद क्या लिखना है? अंतर्गत गुजरात के डूंडी ग्राम में, हाँ, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंतर्गत गुजरात के डूंडी गांव में, डूंडी गांव हमने एरिया बता दिया है, डूंडी गांव में किसानों ने, या जैसे आप लिखें वैसे लिख लीजिए, यहां के किसानों ने अपने ही खेत में सोलर पैनल लगाए, अपने ही खेत में सोलर पैनल लगाए। द फार्मर्स हियर हैव इंस्टॉल्ड सोलर पैनल इन देयर ओन फील्ड। अब देखिए, सोलर पैनल लगाए तो क्या हुआ, स्थिति देखिए। अब क्या मुद्दा है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक लाइन से लगाए, मतलब किसान है सब, तो एक लाइन से लगाए लगभग 10 किलोमीटर तक। तो सोलर पैनल जो लगा, तो जरूरी थोड़ी ना है कि रोज पानी चलेगा, जरूरी नहीं है कि रोज पानी चलेगा, लेकिन बिजली तो रोज बन जाएगी, क्योंकि सूरज निकलेगा, और सूरज निकलेगा तो बिजली स्टोर होगी। तो किसानों ने कहा कि ऐसा है कि हम लोग लगा तो रहे हैं, लेकिन जितना दूर लगा रहे हैं, जितना दूर हम लगा रहे हैं, उतनी देर खेत, उतनी दूर हमारे खेत में तो छांव पड़ेगा। तो वहां पर जब सूरज की रोशनी होगी नहीं, तो वहां पे तो हमारा धान गेहूं हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि देखिए यूटिलाइजेशन क्या जबरदस्त कर रहे हैं गुजरात के लोग, ठीक है। वहां उन्होंने क्या किया, पहली चीज तो ये मुद्दा आया कि उनकी थोड़ी सी जमीन बेकार होगी, इसका भी यूटिलाइजेशन किया जाए, कि इकोनॉमिक्स यही कहती है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बार बार वही पॉइंट आएगा। दूसरी चीज ये आती है कि अगर सोलर एक लाइन से 10 किलोमीटर बैठा है, तो सब लोग रोज तो पानी चलाएंगे नहीं, तो जब पानी नहीं चलाएंगे तो बिजली तो रोज बनेगी ना। तो अब ये बताइए कि जो बिजली बन रही है वो क्या होगी। तो इसका मतलब फिर यहां आया मुद्दा कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सरकार ने डिसाइड किया कि यहाँ के किसानों का जो बिजली बन रही है, वो कार्य सिंचाई एवं खेत के अन्य कार्य करने के बाद जो शेष बिजली बचेगी, उसे हम खरीद लेंगे। समझ में आया? यानी कि जो बिजली स्टोर है, उसे एक जगह पावर स्टेशन किनारे स्टेशन बना दिया जाएगा। जितनी बिजली स्टोर होगी, जितना किसानों को सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए जरूरत होगी, वो लोग अपना यूज कर लेंगे। जो बिजली बचेगी, ठीक है, जो बिजली बचेगी उसको हम खरीदेंगे। कब तक? 25 साल तक हम एकदम डन कर दे रहे हैं कि जो बिजली बचेगी हम खरीदेंगे और उसका पैसा हम देंगे। किसानों की आय दुगनी होने, एक पॉइंट और बना ठीक है। दूसरा मुद्दा क्या बचा है कि थोड़ी सी जमीन बर्बाद हो रही है। अब थोड़ी सी जमीन बर्बाद जो हो रही है, वहां पर उन्होंने कहा कि वहां हम गेहूं नहीं बोएंगे,
वहां कुछ ऐसे पौधे बो दिए गए जो जिन्हें सूरज की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, जो छांव में ही उगते हैं, यानी कि वो जमीन बर्बाद नहीं की जाएगी। यानी स्थिति क्या आती है कि जो छांव वाला पोर्शन बचा उसमें कुछ ऐसे क्रॉप्स या कुछ ऐसे सब्जी फल फूल बो दिए गए, क्योंकि पानी की व्यवस्था तो है, ठीक है, जहां से भी उत्पादन हो। इसका मतलब कि हमने पूरे खेत का यूटिलाइजेशन किया है, ध्यान रखिएगा, सही है, ठीक है, हाँ सर। हाँ ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखिए आगे, इस प्रकार किसान अपने खेत की सिंचाई, इस प्रकार किसान अपने खेत की सिंचाई, thus the farmer sell the remaining electricity after irrigation, thus the farmers sell the remaining electricity after irrigation after all works of their field. इस प्रकार किसान अपने खेत की सिंचाई एवं अन्य कार्य करने के बाद शेष बिजली को बेच देते हैं, शेष बिजली को बेच देते हैं, शेष बिजली को बेच देते हैं। यह व्यवस्था 25 साल के लिए निर्धारित कर दी गई। दिस एग्रीमेंट हैज बीन सेट फॉर 25 ईयर, निर्धारित कर दी गई। अब ये बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? ये योजना आई कब थी सर? अब ये योजना आपकी इतना तो ध्यान नहीं है हमको, लेकिन ये योजना जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन जो है ये बहुत पहले आया था। इसके अंतर्गत क्या है, किसानों को गुजरात में क्या है, जैसे किसानों के लिए नहीं था, जवाहर किसी कोई भी कर लेता, लेकिन इसी के अंतर्गत 2010 में 2010 में आई थी। अब ये लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमको थोड़ा सा ईयर नहीं ध्यान है, तो मुद्दा यहाँ पर है कि जो करंट वाली डेट है वो आप लोग याद करिएगा। अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने एक चीज पढ़ा क्या, किसानों को यहाँ पर सोलर के लिए व्यवस्था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि गुजरात में जो इरिगेशन यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू कौन कौन सी योजनाएं क्या है लागू की गई। तो पहला तो आप लोग देख लिए क्या है कि जवाहरलाल सोलर मिशन के अंतर्गत पहला शुरुआत हुई कहाँ, गुजरात के डूंडी गांव में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज्यादातर योजनाएं ही पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। पहला देखिए ये हो चुका है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट आएगा हर खेत को पानी, और उसके बाद जल संचय, और इसी के बाद क्या होगा, अभी लिखिए मत, बता रहे हैं, बाद में कल पढ़ाएंगे। इसके बाद आएगा एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कृषि साख, कृषि पर लोन लेने की व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना आएगी, ये सब की डेट हम बताएंगे कब आएगी और इसमें कौन कौन शामिल होगा। उसके बाद आपकी आएगी RIDF, ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि का व्यवस्था होगा। उसके बाद स्वाभिमान कार्यक्रम जो आएगा, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम स्वाभिमान, ये योजना आएगी। और उसके बाद कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी को भी व्यवस्थित किया जाएगा कि सॉइल की जांच करने के लिए। अब उसके बाद तब फाइनली हम लोग देखेंगे पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, जो आप लोगों ने क्वेश्चन लिख के लाया है उसको हम लास्ट में जब पढ़ाएंगे तो आपको सारे पॉइंट्स वहां क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड पढ़ाएंगे, उसके क्या सोल्यूशन है, कौन कौन सी पॉलिसी होगी, राष्ट्रीय यूरिया नीति क्या होगी, उसका सोल्यूशन क्या है, क्या क्या सारी चीजें हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछ लीजिए। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल ऑफ गुड यू। नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।